तो चलो चालू करते हैं। आज का टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन लोग? कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, ठीक है ना। ये कौन सा वन है? कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो कोशिश करेंगे इसको छोटे टॉपिक्स में बांट के पढ़ें, शायद समझ में आ जाना चाहिए। अगर जहाँ पे दिक्कत हो तो कमेंट में डाल देना, कोशिश करेंगे उसको ठीक करने का। तो समझो, कोलोरेक्टल, कोलो मतलब क्या? कोलोन, और रेक्टल मतलब क्या? रेक्टम। तो ऐसा कार्सिनोमा जो इन रीजन्स में डेवलप हो रहा होगा उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। तो अगर हम लोग अपने बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? विसरल ऑर्गन्स कहते हैं ना। तो उन ऑर्गन्स का कैंसर अगर अपन लोग देखें ना, तो सबसे ज़्यादा लंग कैंसर पाया जाता है। उसके बाद अपना फिर कौन आता है? कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। और खाना सबसे ज़्यादा कौन खाते हैं? मेल की फीमेल? मेल ज़्यादा खाते हैं। तो ज़्यादा खाना जो खाता होगा, मतलब ये याद करने का तरीका होता है ना, जो खाना ज़्यादा खाता होगा उसी के ट्रैक्ट में ये सब ज़्यादा होता होगा खाना, और ज़्यादा वो अपने ट्रैक्ट को इरिटेट करता होगा, तो चांसेस ज़्यादा कैंसर होने के कहाँ पे? मेल में होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ये मेल में ज़्यादा पाया जाता है, रेक्टम में मेल से ज़्यादा फीमेल में पाया जाता है। जबकि और साइड्स पे दोनों सेम पाया जाता है, पर रेक्टम में मेल से ज़्यादा फीमेल में पाया जाता है, ठीक है। और कोलोरेक्टल कार्सिनोमा जो भी है ना, लगभग जितने भी केस पाएगा उसमें से 98% केस मेलिग्नेंट ही होगा, मतलब कार्सिनोमा जो अलग अलग जगह फैल ही रहा होगा, सिंपल। तो अगर अपन लोग कोलोरेक्टल कार्सिनोमा अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है? बेसिकली कोलोन और रेक्टम का कैंसर को अपन लोग क्या बोलेंगे? कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, ठीक है ना। इसका अपन लोग ने क्या देख लिया? इंट्रो। तो बेसिक बेसिक समझ लेते हैं कि अपन लोग क्या क्या समझेंगे इसमें। तो इसमें अपन लोग समझ रहे होंगे इंट्रोडक्शन उसका, फिर क्या समझ रहे होंगे किस कारण से हो रहा है, मतलब इटियोलॉजी। कुछ कुछ टॉपिक्स इसके ऐसे लगेंगे कि ये कैसे रिलेटेड है, पर अपने आंसर में यही है तो अपने को समझना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ट्राई की मेन मेन पॉइंट्स वीडियो से अपन लोग लेके चले जाए, बाकी तो कुछ नहीं। तो ये इंट्रोडक्शन, फिर अपना ये इटियोलॉजी, फिर अपना क्या आ जाता है? जेनेटिक बेसिस की क्या कारण होते हैं, और उसके बाद फिर क्या अपना ये दिख कैसा रहा होगा, मतलब ग्रॉस, फिर माइक्रोस्कोपी, फिर अपने देखो ग्रॉस हो गया, माइक्रोस्कोपी हो गया, फिर बाद में छोटे मोटे टॉपिक जैसे कि क्लिनिकल फीचर कहाँ पे डेवलप हो रहा होगा, क्या डायग्नोसिस होगा, और स्टेजिंग ही समझेंगे, ठीक है ना। तो अपन लोग अभी लोग क्या पढ़ लिए? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब क्या कि कहाँ पे डेवलप हो रहा होगा? कोलोन में और रेक्टम में। तो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा हो गया। तो इसको पहले समझते हैं कि इसका कारण क्या होता है, समझे। अपन लोग बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पुराना रिवाइज करते चलेंगे तो शायद अपना अच्छे से काम हो जाएगा। तो देखो, इटियोलॉजी में है ना, बेसिकली कुछ नहीं याद रहे तो ये समझ लेना, इसके 4 कारण होते हैं। पहला अपना आता है ज्योग्राफी, कि किस एरिया में आदमी पाया जा रहा है, कहाँ पे वो रहता है, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन। दूसरा, रहता है तो ठीक है, खाता क्या है उससे रिलेटेड होता है, मतलब क्या? डाइटरी फैक्टर्स। तीसरा अपना क्या होता है? उसके अंदर पहले कभी एडिनोमा तो डेवलप नहीं हुआ था, मतलब क्या? एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस, सिंपल। और एक अपना होता है लिंच सिंड्रोम। ये देखो, ये फोटो मैंने लिंच का डाला। लिंचिंग मतलब समझते हो ना, जब पूरा मॉब जो होता है, मॉब मतलब भीड़, किसी एक आदमी को लटका उटका दे तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं? लिंचिंग कहते हैं। तो ये हो गया लिंच सिंड्रोम। उसका दूसरा नाम होता है HNPCC, मतलब क्या? हेरिडेटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोन कैंसर, ठीक है ना। पोलिपोसिस समझ में आता है ना। पोलिपोसिस मतलब होता है जिसमें अपना क्या बन रहा होगा? बेसिकली पॉलीप्लॉइड कंडीशंस, समझे ना। इधर साइड ऐसे पॉलिप्स बन रहे होंगे, सिंपल सी बात है, वही। तो इटियोलॉजी में मेन 4 है। अगर कोई पूरा नहीं भी समझ में आया होगा ना, जब अपन अगर मान लो समझने की कुछ, तो एटलीस्ट ये 4 मेजर पॉइंट्स लिख देना। क्या क्या 4 मेजर पॉइंट्स होंगे? और रहता कहाँ पे, मतलब क्या? ज्योग्राफिकल लोकेशन। खाता क्या होगा, मतलब क्या? डाइटरी फैक्टर्स। उसके अंदर पहले कभी कैंसर तो नहीं डेवलप हुआ बिनाइन वाला, मतलब क्या? एडिनोमा, फिर कार्सिनोमा सीक्वेंस तो नहीं है उसके अंदर। और चौथा, वो उसको एक खास टाइप का सिंड्रोम है, उसका नाम क्या है? लिंच सिंड्रोम, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? HNPCC, हेरिडेटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोन कैंसर। तो चलो पहले फैक्टर को देखते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो ज़्यादातर ये कहाँ पाया जाता है? जो एकदम डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, वहाँ के लोग ज़्यादा क्या होता है? बेसिकली फ्राइज़ ज़्यादा खाते हैं, फ्राइड मटेरियल ज़्यादा खाते हैं नेचुरल से ज़्यादा। तो वहाँ पे कैंसर, वहाँ पे अपने ट्रैक्ट को ये ज़्यादा इरिटेट कर रहा होगा, इरिटेट करेगा तो कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसलिए ये नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ यूरोप में ज़्यादा चांसेस है एज़ कम्पेयर टू साउथ अमेरिका या फिर एशिया से, जो कि वो इसलिए इसको अपन लोग क्या कहते हैं? डिजीज़ ऑफ एफ्लुएंट सोसाइटी, मतलब क्या? ये अमीर लोगों का बीमारी है। तो ये हो गया। दूसरा अपन लोग देखते हैं डाइटरी फैक्टर्स। तो डाइटरी फैक्टर्स में अपना क्या आ जाता है?
अपन लोग जो अच्छी चीज़ें वो कम खा रहे हैं और गंदी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। अच्छी चीज़ें क्या बोले, जो वेजिटेबल फाइबर्स है ना वो कम खा रहे हैं, तो फाइबर्स कम खाएंगे तो अपने स्टूल का बल्क कम बनेगा, अच्छे से निकलेगा नहीं, तो अपने क्या ये ट्रैक्ट है मान लो इसी में रह जाएगा और वहीं पर रहेगा, तो ये ट्रैक्ट को इरिटेट कर रहा होगा और इरिटेट करेगा तो फिर यहाँ पे कैंसर होने का चांस है। जबकि अगर अपन लोग फाइबर खाते तो जो फाइबर था वो पानी के साथ बाइंड करके अच्छा स्टूल का बल्क बनाता और जल्दी से अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता, तो अपना जो ट्रैक था वो इरिटेट नहीं होता, समझे। तो अपन लोग के खाने में कम क्या है, वेजिटेबल फाइबर्स कम, उसके कारण स्टूल का बल्क कम बन रहा है, तो चांसेस ऑफ कैंसर बढ़ जा रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा अपना क्या है, अब कम अच्छी चीज़ें कम खा रहे हैं और गंदी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। तो गंदी चीज़ें में क्या आ गया, फैटी फूड, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ट्रैक्ट को स्टिमुलेट करता है, वहाँ पे म्यूटेशन केमिकल कार्सिनोजन की तरह काम करता है, तो वो कार्सिनोजेनिक है, ठीक है ना। दूसरा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे नहीं मैगी पास्ता ये सब खाते हैं, तो ये म्यूकोसा से चिपक के रह जाता है, और चिपक के रह जाता है तो फिर वहाँ पे भी फिर कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस का प्रोडक्शन कराया था, समझे। तो पहला पार्ट अपना क्या हो गया उसका, कि वो किस एरिया में रहता है, मतलब क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो ये कहाँ कहाँ का डिजीज़ है, एफ्लुएंट सोसाइटी का डिजीज़ है, ठीक है ना। किस में ज़्यादा पाया गया, नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका साइड में बेसिकली एज़ कम्पेयर टू साउथ अमेरिका और या फिर एशिया, ठीक है ना। और डाइटरी फैक्टर्स में क्या आ गया, अच्छी चीज़ें कम खा रहे हैं और गंदी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। तो अच्छी चीज़ें कम खा रहे हैं इसका मतलब क्या है, मतलब फाइबर्स कम खा रहे हैं अपन लोग, और गंदी चीज़ें ज़्यादा क्या खा रहे हैं, मतलब क्या फैटी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं या तो फिर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं। दोनों ही अंत में अपने म्यूकोसा को कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस रिलीज करवा देता है, ठीक है ना। फिर अपना आता है उसके अंदर कहीं एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस तो नहीं है। एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस मतलब क्या, जैसे उसके अंदर पहले से अर्ली इन्वेसिव स्टेजेस ऑफ कैंसर, मतलब कैंसर नहीं है पर उसका अर्ली स्टेज तो नहीं है। तो जब ये होता है ना उसको कैसे पता चलता है, अगर हम लोग वहाँ का कोलोनोस्कोपी करें ना तो पाया जाएगा कि अगर अभी डेवलप नहीं हुआ है, जैसे मान लो एडिनोमा है, एडिनोमा क्या हो गया, एडिनोमा बिनाइन ट्यूमर हुआ, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेलिग्नेंट में। मेलिग्नेंट को क्या बोलेंगे अपन लोग, कार्सिनोमा। तो इसके स्टेज में बेनाइन से मेलिग्नेंट होने के बीच में ये बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, अगर उस टाइम पे अपन लोग डिटेक्ट कर लेंगे तो अच्छा होगा। तो ये सब भी कारण हो सकता है, मतलब कि अगर बिनाइन कैंसर, बेसिकली आप सोच रहे हो कि ये कैंसर के कारण में कैसे आया, कारण में इसलिए आया क्योंकि कोई भी जो अपना कैंसर होता है डायरेक्टली मेलिग्नेंट नहीं बनता है, पहले उसका छोटा सा स्टेज कैप्सुलेटेड स्टेज बनता है, उसको बोलते हैं बेनाइन, और वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेलिग्नेंट में। तो इसमें वही लिखा है कि अगर अर्ली इन्वेसिव कैंसर किसी में हो सकता है इसका कारण बने, तो उस टाइम क्या हो रहा होगा, अपने ट्रैक्ट के आसपास कुछ चेंजेस दिख रहे होंगे। क्या चेंजेस दिख रहे होंगे, देखो बहुत सारे सेल्स बन जा रहे होंगे, मतलब हाइपरप्लेशिया। अब सेल्स का शेप में गड़बड़ी आ रही होगी तो उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, डिस्प्लेशिया। और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन बस टूटने ही वाला है तो उसको अपन लोग, लेकिन अभी ब्रीच नहीं हुआ तो उसका अपन लोग क्या कहेंगे, कार्सिनोमा इन सीटू। और जब ब्रीच हो गया ना बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसको बोलेंगे इन्वेसिव कार्सिनोमा। तो ये सब फॉलोइंग चेंजेस पाए जाते हैं बिफोर एनी कार्सिनोमा, तो ये एडिनोमा कार्सिनोमा के सीक्वेंस के बीच में आते हैं, ठीक है ना। तो अगर यही एडिनोमा को हम लोग निकाल देते हैं, एंडोस्कोपिक रिमूवल कर देते हैं, तो कार्सिनोमा के चांसेस घट जाते हैं। तो वही है अपना, इसमें वही दिखा रहा है कि पीक पहले अपने बॉडी में एडिनोमा का पीक इंसिडेंस मान लो ये 10 साल पे हुआ, तो अब 20-30 साल पे फिर एडिनो कार्सिनोमा पाया जाएगा। मतलब समझ में आया कि पहले अपने बॉडी में एडिनोमा डेवलप होगा फिर एडिनो कार्सिनोमा समझ में आएगा, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि एडिनोमा डेवलप हो गया तो पक्का है कि एडिनो कार्सिनोमा में डेवलप हो जाएगा, उसमें अंतर है, उसमें कुछ चेंजेस है। क्या चेंजेस है, उस पर कुछ चेंजेस उनको अपन लोग को देखना है। वो कौन से फैक्टर है, NST, नेस्ट से। तो नेस्ट मतलब क्या, नंबर ऑफ एडिनोमा, S मतलब क्या, साइज ऑफ एडिनोमा, और T मतलब क्या, टाइप ऑफ एडिनोमा, ठीक है ना। जैसे फैमिलियल पॉलीपोसिस सिंड्रोम होता है ना, उसमें ये सब बहुत सारे होते हैं, नंबर भी बहुत होता है, साइज और टाइप। तो ये पक्का ही होता है कि मेलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिनोमा कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे। तो ये एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस समझे कि अगर अर्ली इन्वेसिव स्टेज में है तो उसमें ये सब टिश्यू के चेंजेस आप लोग कोलोनोस्कोपी में देख सकते हैं कि ये सब कारण बन सकता है। क्या क्या कारण बन सकता है, हाइपोप्लेशिया, डिस्प्लेशिया, अपना कार्सिनोमा इन सीटू और इंसिसिव कार्सिनोमा, ठीक है ना। मैं समझ रहा हूँ ये वाला टॉपिक ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रिलेटेड है, पर अपन का थोड़ा सा इसको अपने को कहीं कहीं पे रटना पड़े तो रट लेना, पर जितना रिलेट हो सके मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा, अगर वही एडिनोमा को हम लोग रिमूव कर दिए तो अपने चांसेज ऑफ एडिनो कार्सिनोमा बहुत घट जाते हैं। और हमेशा अपने बॉडी में देखा गया है कि एडिनोमा का पीक इंसिडेंस ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद एडिनो कार्सिनोमा पाया जाता है, समझ में। और सभी टाइप के एडिनोमा में एडिनोमा कार्सिनोमा नहीं डेवलप हो जा रहा है, किस में डेवलप हो रहा है, डिपेंड किस पे करता है, नेस्ट पे, NST, नंबर ऑफ एडिनोमा, साइज ऑफ एडिनोमा और टाइप ऑफ एडिनोमा, समझ में आया। चलो फिर अपना आ जाता है क्या,
HNPCC या फिर लिंच सिंड्रोम, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोन कैंसर। तो ये बेसिकली है क्या, ये एक कंडीशन है, जेनेटिक कंडीशन है। ये जेनेटिक कंडीशन कैसा है, डोमिनेंट ऑटोजोमल डोमिनेंट कंडीशन है। तो अगर ये कंडीशन अगर किसी में है ना, तो उसमें क्या होता है, टेंडेंसी होता है कैंसर बहुत जगह डेवलप होने में, एक साइट उसमें कोलोरेक्टल भी है। जैसे उसमें चांसेस होते हैं कि एंडोमेट्रियल कैंसर भी डेवलप होगा, ओवेरियन कैंसर भी डेवलप होगा, साथ में कोलेक्टर कैंसर का भी चांसेस होता है। जबकि उसके अंदर ये ना भी पाया जाओ, ये जो म्यूटेशन है फैमिलियल पॉलीपोसिस कोलाई वाला, वो म्यूटेशन नहीं भी हो तो भी चांसेस होता है कि कोलोरेक्टल कैंसर तो डेवलप हो गई, ठीक है ना। तो इस टाइप की कोलोरेक्टल कैंसर में क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, ये जो लिंच सिंड्रोम से एसोसिएटेड होगा, ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के सेकंड जनरेशन तक जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये डोमिनेंट है और ये अर्ली एज में ही दिख जाता है, लगभग 50 साल से कम में पहले पता चल जाता है। और किस पार्ट ऑफ कोलोन को अफेक्ट करता है, प्रॉक्सिमल कोलोन को, समझे। तो ये रिटर्न नहीं करवाना चाहूँगा मैं, तो ये कितना बस समझो, ये वाला बस समझो कि लिंच सिंड्रोम होता है, क्या होता है, डोमिनेंट कंडीशन होता है, ऑटोजोमल डोमिनेंट कंडीशन होता है। तो ये डोमिनेंट है तो बहुत जगह पे ये कैंसर डेवलप करवा रहा होगा, जैसे कि ओवरी, एंडोमेट्रियम और अपना ये क्या बोलते हैं कोलोरेक्टम में तो डेवलप करा ही रहा है। जबकि इसमें कोई भी पॉलीपोसिस कोलाई वाला, फैमिली पॉलीपोसिस कोलाई वाला जीन नहीं पाएगा तब भी, क्योंकि ऑटोजोमल डोमिनेंट जीन पहले से प्रेजेंट है, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, प्रॉक्सिमल कोलन को अफेक्ट कर रहा होगा, जल्दी दिख रहा होगा, और सेकेंड डिग्री जनरेशन तक भी, सेकेंड वो जो जनरेशन ऑफ फर्स्ट तक भी जा सकता है, ठीक है ना। चलो, तो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली अगर अच्छे से समझो तो इसमें म्यूटेशन किस चीज़ का हो जाता है, मिसमैच रिपेयर जीन, जो अपना रिपेयर जीन है ना उसका मिसमैच हो जाता है। जैसे कि HMLS2, और ये मिसमैच एक वेब सीरीज होता है, उससे मैंने याद करवा दिया। ये सब बेसिकली जब लिंच सिंड्रोम आएगा ना, तो उसमें ये 3 पार्ट लिखना होता है। ये ऑटोजोमल डोमिनेंट कंडीशन है जो कि अलग अलग जगह कैंसर डेवलप करा रहा होगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जल्दी डेवलप हो रहा होगा, 50 ईयर से पहले, और इसका सेकेंड जनरेशन ऑफ फर्स्ट रिलेटिव तक होगा, और इसमें प्रॉक्सिमल कोलन को अफेक्ट हो रहा होगा। और तीसरा पार्ट लिखना होगा कि मिसमैच रिपेयर जीन इफेक्ट इसमें होता है। मिसमैच रिपेयर जीन में कौन कौन से जीन आ जाते हैं, एक HMLH1 और एक HMLH2। और देखो 1 और 2, तो यहाँ पे 2 और 3, 1 और 2, 2 और 3 ऐसे करके कर लेना, ठीक है ना, सिंपल। तो ये अपना हो गया कारण। कारण में कुछ भी नहीं याद हो पाया अभी तक, अगर मिक्स हो गया हो तो अपना 4 कारण है। 4 कारण क्या क्या है, खाने वाला मतलब क्या, कहाँ पे रहते हैं मतलब क्या, जियोग्राफिकल लोकेशन, खाना मतलब क्या, डाइटरी फैक्टर्स, फिर अपना क्या, एडिनोमा कार्सिनोमा किस ऑर्डर में डेवलप हो रहा है मतलब क्या, एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस, और लास्ट में जो कॉम्प्लेक्स है उसका अपन लोग क्या नाम दे रहे हैं, लिंच सिंड्रोम या फिर HNPCC मतलब क्या, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोन कैंसर, ठीक है। अपना फिर अपना आता है इसका कारण क्या है, जेनेटिक बेसिस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, ये कोलोरेक्टल कैंसर अपने में कैसे डेवलप हो रहा है। तो इसके 2 मैकेनिज्म है, वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको अपन लोग 2 छोटी छोटी वीडियोस में पढ़ेंगे ताकि अपने पे लोड ना पड़े, समझ में। तो अपना क्या है ये, हाँ, जेनेटिक बेसिस, इसके 2 मैकेनिज्म होते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। इटियोलॉजी नहीं भी समझ में आएगा तो बस 4 पॉइंट याद कर लेना, क्या क्या होगा, जियोग्राफिकल लोकेशन, उसके डाइटरी फैक्टर्स, एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस, और HNPCC या फिर लिंच सिंड्रोम्स, ठीक है। दूसरा अपना पार्ट क्या था कि जेनेटिक बेसिस किस कैसे वो फैल रहा है, अपने कैसे पाया जा रहा है। तो देखो इसके अंदर 2 मैकेनिज्म है, ठीक है ना। एक मैकेनिज्म तो अपना क्या है, APC बीटा कैंटिनिन पाथ, मैं सबका ट्रिक दूंगा, चिंता मत करो। और दूसरा क्या है, माइक्रोसेटेलाइट इनस्टेबिलिटी मैकेनिज्म, 2 मैकेनिज्म है, ठीक है ना। सर देखो, APC एक गाड़ी का नाम होता है, चाइनीज़ गाड़ी है, ये डिफेंस में काम आता है, तो उससे याद कर लो APC। और ये कैंटीन से तो अपना बीटा कैंटिनिन याद हो सकता है ना। तो पहला मैकेनिज्म क्या है, APC का म्यूटेशन और बीटा कैंटिनिन इसमें इन्वॉल्व होता है, मैं पढ़ाऊँगा कैसे होता है। और दूसरा पार्ट में क्या है, माइक्रोसेटेलाइट इनस्टेबिलिटी हो जाता है। माइक्रोसेटेलाइट क्या होता है वो समझाऊंगा। तो 2 मैकेनिज्म, पहला मैकेनिज्म समझते हैं, APC बीटा कैंटिनिन मैकेनिज्म। तो देखो इसके अंदर KLPD का भी तुम लोग सुने होगे, इसको फुल फॉर्म बताओ क्या होता है KLPD, अगर लिख सकते हो तो। चलो, तो KLPD से अपन लोग इसको समझेंगे पूरा, इसके अंदर क्या क्या आता है इस म्यूटेशन के अंदर। तो पहले K से अपन लोग क्या समझ रहे हैं, बेसिकली कार्सिनोमा हो रहा है, किन कारण से हो रहा है, L, P और D के कारण। तो L मतलब क्या, लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेशन, जो अपना अच्छा जो ट्यूमर को सप्रेस करने वाले जीन थे उनका लॉस हो जा रहा है। पी मतलब क्या, पॉइंट म्यूटेशन, और डी मतलब क्या, डिलीशन ऑफ DCC जीन, ठीक है। तो ये किससे याद किया, APC म्यूटेशन अपन लोग किससे, KLPD, के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्सिनोमा को। L मतलब क्या, लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेशन जीन, P मतलब क्या, पॉइंट म्यूटेशन, और D मतलब क्या, डिलीशन ऑफ DCC जीन, ठीक है ना। तो देखो अपन लोग पहले स्टेप वाइज चलते हैं। तो
के तो कार्सिनोमा था, एल क्या था, लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेशन। तो दो ट्यूमर सप्रेशन जीन की यहाँ बात होगी, जिसपे ये पूरा मैकेनिज्म का नाम दिया गया है। उस मैकेनिज्म का नाम क्या है, एपीसी। तो देखो पहला तो है एपीसी जो जीन है उसका लॉस हो जाना। एपीसी क्या है, एक ट्यूमर सप्रेशन जीन। और दूसरा एक और जीन है P53 का नाम सुने होगे ना तुम लोग, तो P53 ट्यूमर सप्रेशन जीन का लॉस हो जाना। तो पहले एपीसी समझते हैं। तो जो एपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई, ठीक है ना। तो इसका म्यूटेशन हो गया। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर एपीसी ये ट्यूमर सप्रेशन जीन है तो ये क्या करता है, बीटा कैंटिनिन, ऐसे अपन लोग सेल समझते हैं, ठीक है ना। बीटा कैंटिनिन एक प्रोटीन अपने साइटोप्लाज्म में घूम रहा है। तो जो ये एपीसी प्रोटीन है ना, ये क्या करता है, बेसिकली इसको साइटोप्लाज्म में ही रहने देता है, यहाँ पे आने नहीं देता है। पर जैसे ही इसका म्यूटेशन हुआ तो ये अपना काम नहीं कर पा रहा है। और ये अपना काम नहीं कर पा रहा है तो ट्रांसलोकेशन यहाँ पे बीटा बीटा कैंटिनिन यहाँ पे आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। और न्यूक्लियस के अंदर आके फिर वो जीन्स को एक्टिवेट करा देगा, जिसके कारण बहुत जल्दी प्रोलिफरेशन हो रहा होगा। कौन से जीन्स को एक्टिवेट कराएगा, मिक और साइक्लिन D1, समझे। तो उसके कारण के सेल जल्दी जल्दी प्रोलिफरेट करेगा, और बहुत बार प्रोलिफरेट कर देगा तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, सिंपल। तो अगर कॉम्प्लिकेट हुआ हो तो देखो, लॉस अपना किसका हो रहा है, ट्यूमर सप्रेशर जीन का। तो उसके अंदर दो ट्यूमर सप्रेशन जीन है। पहला क्या है, एपीसी जीन। एपीसी इस फोटो से याद किया था ना, एपीसी गाड़ी होती है। तो एपीसी एपीसी का फुल फॉर्म क्या है, एडेनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई, समझे। तो ये क्या था, बेसिकली इसका काम क्या था कि बीटा कैंटिनिन को साइटोप्लाज्म में रोक के रखना, यहाँ पे नहीं आने देगा। पर जैसे ही इसके अंदर क्या म्यूटेशन हुआ तो ये बीटा कैंटिन का ट्रांसलोकेशन हुआ और ट्रांसक्रिप्शन करा देगा किसका, मिक का और साइक्लिन D1 का। उसके कारण क्या हो जाएगा, सेलुलर प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो तो कैंसर डेवलप हो जाएगा। दूसरा कि कौन सा जीन था, P53 ट्यूमर सप्रेशन जीन। तो वो भी करीबन 70 से 80 कोलोन कैंसर जहाँ भी होगा ना, उनमें से 70 से 80% लोगों में इसका लॉस पाया जाता है, ठीक है। दूसरा अपना क्या था, पी मतलब क्या, पॉइंट म्यूटेशन। तो कौन सा जीन का पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, बेसिकली केरास जीन में पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है। अब पॉइंट म्यूटेशन हुआ तो फिर उसके कारण क्या होगा, लॉस हो जाएगा एपीसी जीन का। और जैसे एपीसी जीन का लॉस हुआ तो वही फिर वही सेम चल रहा होगा ये वाला पाथवे, बीटा कैंटिनिन का ट्रांसलोकेशन हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा किसका, मिक का और साइक्लिन D1 का। उसके कारण क्या हो जाएगा, सेलुलर प्रोलिफरेशन पाया जाएगा, समझे। KLPD, के क्या था, कार्सिनोमा, एल लॉस बता रहा था किन दो चीज़ों का, एपीसी का और P53 का। पी क्या है, पॉइंट म्यूटेशन। तो जो पॉइंट म्यूटेशन है ये केराजिन का बता रहा है, अपना हो गया। और डी जो था वो डिलीशन ऑफ DCC सीक्वेंस। देखो DCC जीन, DCC मतलब क्या, डिलीटेड इन कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, इसका नाम ही है डिलीटेड इन कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। तो ये जीन क्या होता है, नॉर्मल इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा, और जिसमें कोलोरेक्टल कार्सिनोमा होगा उसमें डिलीट हो जाएगा, इसलिए इसका नाम ही इस जीन का रख देगा, डिलीटेड इन कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 18 क्रोमोसोम नंबर 18 पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये तो रटने वाला है कि जैसे यहाँ पे अपन लोगों ने कैसे याद किया था, 1 2 3 2 2 3, ठीक है ना। HMLH ये मिक्स होता है कहीं कहीं, पर ट्राई करो कि कम से कम मिक्स हो, ठीक है ना। ये हो गया, ये अपना पहला मैकेनिज्म हो गया। क्या था इसमें अपन लोग ने किससे पढ़ा, KLPD से। के का मतलब कार्सिनोमा, एल का मतलब अपना हो गया लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेशन जीन, पी का मतलब हो गया पॉइंट म्यूटेशन, और डी का मतलब हो गया डिलीशन। एल से अपन लोग कौन सा समझे, लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेशन जीन में दो जीन, APC और P53। पी से पॉइंट म्यूटेशन किसका हुआ, KRAS का, और डी से DCC जीन का डिलीशन हुआ। फिर अपन लोग देखते हैं माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी मैकेनिज्म। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंस फ्रॉम एपीसी म्यूटेशन या फिर बीटा कैंटिन। तो ये एपीसी म्यूटेशन या फिर बीटा कैंटिन से अलग कैसे है, अपन लोग दो मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं ना। तो उसमें क्या हो रहा है, इसमें जब भी ऐसे म्यूटेशन पाए जाएंगे ना, तो अपन लोग मॉर्फोलॉजिकली डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोलोन में कुछ कुछ अंतर आ रहे होंगे, उससे अपन लोग को पता चल जाएगा कि इन मैकेनिज्म के कारण हो रहा है। पर जब भी माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी मैकेनिज्म के कारण कोलोरेक्टल कार्सिनोमा होता है ना, तो अपने को पता नहीं चलता, तो वही नो मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकल चेंजेस नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, देखो इन जनरल DNA रिपेयर जीन है, तो DNA रिपेयर जीन में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। अब म्यूटेशन हो गया, सिंपल समझो, देखो ये अपना जीन है, नॉर्मल जीन है, ठीक है ना। उसी के अंदर कहीं कहीं पे छोटे छोटे सीक्वेंस DNA रिपेयर जीन के भी होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया तो म्यूटेटेड DNA रिपेयर जीन हो गया। तो देखो जैसे ही ये अपना जीन हुआ ना, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये वाला एरिया क्या था, DNA रिपेयर जीन करने मतलब रिपेयर करने वाला पार्ट था। तो ये रिपेयर करने वाला था, इसमें म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो ये बेसिकली क्या था, ये रिपीटेटिव सीक्वेंस को अपन लोग रिपेयर जीन कहते हैं, कि ये एक पर्टिकुलर रिपीटेटिव सीक्वेंस पाया जाता है। मान लो इतनी दूर पे पाया जाएगा, फिर इतनी दूर पे पाया जाएगा, इसका काम क्या होगा, आगे वाले को रिपेयर करते जाना। तो
तो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है। तो इन्हीं रिपीटेटिव सीक्वेंस का अपन लोग क्या कहते हैं, माइक्रो सैटेलाइट। तो जब म्यूटेशन हो गया ना, तो ये माइक्रो सैटेलाइट अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, इनस्टेबल हो गए, इसलिए अपन लोग बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट इनस्टेबिलिटी मैकेनिज्म। कुछ नहीं समझो, ये बस समझो। देखो ये जीन दिख रहा है आपको, ये जीन है अपना, मतलब डीएनए का वो जो पार्ट जिससे प्रोटीन बनता है उसी को जीन कहते हैं। तो मान लो देखो हर छोटी दूर पे रिपीटेटिव सीक्वेंस पाए जाएंगे, उन्हीं को अपन लोग कहते हैं माइक्रोसैटेलाइट। और इन्हीं का काम क्या होता है, डीएनए को रिपेयर करना। तो जैसे ही म्यूटेशन हुआ ना, म्यूटेशन हुआ तो पूरे डीएनए को ख़राब करेगा, तो इसको भी ख़राब करेगा। तो म्यूटेटेड हो गया तो ये माइक्रोसैटेलाइट अनस्टेबल हो गया, और अनस्टेबल हो गया तो डीएनए अच्छे से रिपेयर नहीं होगा, तो एरर इन कॉपिंग आएगा, सिंपल। तो वही लिखा है, डीएनए रिपेयर जीन है, उसमें अपना म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेटेड डीएनए रिपेयर जीन हुआ। तो उसके कारण जो माइक्रोसैटेलाइट जिसको हम लोग कहते थे रिपीटेटिव सीक्वेंस को, वो अनस्टेबल हो गया, तो माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी मैकेनिज्म हो गया, सिंपल। उसके कारण एरर कॉपी करने में एरर आ रही है। तो डीएनए रिपेयर जीन में दो आता है, एक बॉक्स से याद करो और अपना ट्यूमर से याद करो। तो ये हो गया बैक्स जीन और एक टीजीएफ बीटा रिसेप्टर जीन, सिंपल। तो क्या बैक्स जीन और टीजीएफ बीटा रिसेप्टर जीन। तो बैक्स जीन अगर नॉर्मली क्या होता है, ये एपोप्टोसिस कराता है, पर अगर ये म्यूटेशन करा दिया तो एपोप्टोसिस होगा नहीं। तो मान लो कोई सेल खराब भी है तो उसका एपोप्टोसिस नहीं हुआ तो इकट्ठा होता जाएगा, तो फिर ट्यूमर बना देगा, सिंपल। तो डिसरेगुलेटेड ग्रोथ हो गया। दूसरा, ये जो टीजीएफ बीटा है, इसका नॉर्मली क्या फंक्शन होता है, सेल प्रोलिफरेशन को रोकना। पर ये म्यूटेशन हो गया तो सेल प्रोलिफरेशन को नहीं रोक रहा होगा, तो जल्दी जल्दी अपना सेल ग्रोथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एडिनोमा, सिंपल। तो दो म्यूटेशन, दो मैकेनिज्म समझ में आया। एक एपीसी बीटा कैंटिन मैकेनिज्म हो गया, और दूसरा अपना क्या हो गया, माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी मैकेनिज्म। एपीसी बीटा कैंटिन मैकेनिज्म में अपन लोगों ने किसका इस्तेमाल किया, KLPD का। कि मतलब क्या, कार्सिनोमा को बता रहा है, तो इसके अंदर 3 एस्पेक्ट हो रहा है। एक लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेशन जी, फिर पॉइंट म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ डीसीसी सीक्वेंस। तो लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेशन में 2 जीन है, कौन कौन से जीन है, एक अपना क्या है APC और एक अपना क्या है P53। APC क्या कराता है, अगर इसका म्यूटेशन हो गया तो बीटा कैंटिलिन का ट्रांसलोकेशन हो जाएगा, जिसके कारण क्या इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा कुछ जीन्स का, जिनका नाम क्या है मिक और साइक्लिन D1, ठीक है ना। तो इनके कारण क्या, सेल प्रोलिफरेशन बढ़ जाएगा, सिंपल। ये अपना हो गया KL में। P में क्या हो गया, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन किसका हो रहा है, अपना KRAS का, उसके कारण फिर DPC का म्यूटेशन हुआ, फिर वो सब काम गेम खत्म हो रहा है। और D में क्या हो गया, DCC, डिलीटेड इन कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। ये जीन जो कहाँ पे प्रिंट होगा, 18वें क्रोमोसोम पे, 18 ही है ना। चलो, अब मैकेनिज्म 2 तो सिंपल था, नॉर्मल जीन था, उसमें म्यूटेशन हुआ तो जो रिपीटेटिव सीक्वेंस जिसका बोलो माइक्रोसैटेलाइट कह रहे थे, उसका अनस्टेबिलिटी हो जाता है, तो अपना एरर कॉपी करने में एरर आता है, समझ में आया। तो ट्यूमर सप्रेशन जीन के अंदर अपन लोग मतलब हाँ, डीएनए रिपेयर जीन के अंदर 2 टाइप के जीन पड़े इन्हीं के अंदर, एक तो बैक्स जीन और एक अपना TGF बीटा 1, TGF हाँ बीटा। तो बैक जीन का नॉर्मल काम क्या था, एपोप्टोसिस कराना, तो अगर वो म्यूटेशन होगा तो एपोप्टोसिस नहीं होगा, तो डिसरेगुलेटेड ग्रोथ हो। सिमिलरली TGF का काम क्या था, प्रोलिफरेशन को इनिबिट कराने, नहीं हुआ तो अपना प्रोलिफरेशन हो जाएगा, तो एडिनोमा बन जाएगा, सिंपल। चलो, अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, ग्रॉस माइक्रोस्कोपी और अपना क्या, ये जो छोटे मोटे टॉपिक्स है इसको अपन लोग नेक्स्ट पार्ट में 10 से 15 मिनट में खत्म कर लेंगे, ठीक है।